मैं आदर्श जी स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर वे में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी कोई भी अपडेट छूटे ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिजिक्स का 500 MCQ सीरीज कर रहे थे हम लोग और वो लगभग ख़त्म हो चुका है, पर अभी एक टॉपिक बचा है। वो टॉपिक बचा है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ये कवर करने के बाद हम कुछ सोचेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आंसर दीजिए सभी लोग। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि ऑप्शन ए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन बी उनके परमाणु हल्के होते हैं, ऑप्शन सी उनमें गलनांक उच्च होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो विद्युत की सुचालक होती हैं उनके पास अरबों खरबों की मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। और इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं ई से। ई पे पावर माइनस चार्ज होता है। ये वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू पूछी गई थी पेपर में रेलवे ग्रुप डी के, याद कर लीजिए। -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ये पेपर में पूछा गया था डायरेक्ट, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आंसर दीजिए आप लोग। समान आवेशों में होता है, ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी असंजन, ऑप्शन सी विकर्षण, ऑप्शन डी संसंजन। तो जो समान आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे देखिए ये है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस चार्ज, तो ये हो गया समान आवेश। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। ये जो दो तरीके हमने दिखाए ये समान आवेश हैं, और समान आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी विकर्षण। और यहीं से एक प्रश्न और आता है, उसको भी याद कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पे माइनस आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे प्लस आवेश है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ एक दूसरे की तरफ आकर्षण होगा, तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे अगर ये प्रश्न पूछा गया होता तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्लियर हो चुके होंगे आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है, आंसर दीजिए। एक चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, या फिर विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। ऑप्शन ए फ्रेड, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। तो जो विद्युत प्रतिरोध होता है आपका वो होता है आर, उसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो होती है ओम। ओम को डिनोट करते हैं इस तरीके के सिंबल से, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, आंसर दीजिए सभी लोग। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न आरआरबी जेई में और एनटीपीसी में भी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तार के प्रतिरोध के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए यह तार के सामग्री पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी यह स्वतंत्र रूप से तार की लंबाई के साथ अनुपातिक है, ऑप्शन सी यह तार के क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल से सीधे अनुपातिक है, सीधे अनुपातिक है, ऑप्शन डी तापमान में वृद्धि के साथ धातु के तार का प्रतिरोध बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है सही है, ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन डी तापमान में वृद्धि के साथ धातु के तार का प्रतिरोध बढ़ता है, ये भी ठीक है। जो गलत है वो है ऑप्शन सी। यहाँ पे सीधे एक टर्म लिख दिया है, इसी से ये गलत हुआ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे गलत है। जो तार का प्रतिरोध होता है आर, उसका फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। जो एल है आपका वो है लेंथ ऑफ वायर, ए जो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये मान लीजिए कि एक तार है, ये तार यहाँ पे एक गोला सा देखे होंगे, यहाँ पे भी जहाँ से तार निकलता है अंदर वाला, तो ये जो लेंथ है ये लंबाई है तार की, और जो ये वाला दिख रहा है किनारे गोल सा, इसे बोलते हैं हम काट का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखिए जब एल जो है यहाँ पे आर के अनुपातिक है, प्रोपोर्शनली है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो ये एरिया है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि एल कैप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लेकिन ए के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है आप लोगों को ये प्रश्न? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आंसर दीजिए सभी लोग। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम होता है? ऑप्शन ए प्योर सिलिकॉन, शुद्ध सिलिकॉन का, ऑप्शन बी कॉपर तांबा का, ऑप्शन सी नाइक्रोम का, ऑप्शन डी प्लेटिनम का। तो जो शुद्ध सिलिकॉन होता है, जब उसका आप तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होता जाएगा, और जैसे जैसे प्रतिरोध कम होता जाएगा ये थोड़ा थोड़ा चालक की भांति व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो ठीक आंसर है आप लोगों का वो है शुद्ध सिलिकॉन। ये एक सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। क्लियर होगा? आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अभी जब हम लोगों ने आर पढ़ा था, आर का फॉर्मूला वहाँ पे लिखा था हमने रो एल अपॉन ए, तो जो यहाँ पे रो बचा था वो होता विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसके बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है, चलिए देखते हैं क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए यह तार की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी यह तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, ऑप्शन डी यह तार की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कौन? प्रतिरोध, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रतिरोध। लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये आंसर ठीक है। और जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक ओम होता है, लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन बी सी भी ठीक है। ऑप्शन बी यह तापमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे जो कथन गलत है आपका वो है ऑप्शन ए, ये गलत है, ऑप्शन ए। क्लियर होगा आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि करंट की यूनिट क्या है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी मोल, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी एम्पियर। तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन ए 0 होता है, ऑप्शन बी निम्न होता है, ऑप्शन सी असीमित होता है, ऑप्शन डी उच्च होता है। और एसएससी प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न है, और जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है असीमित, इनफाइनाइट। जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध असीमित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? ऑप्शन ए कूलाम का नियम है, ऑप्शन बी फैराडे का नियम है, ऑप्शन सी जूल का नियम है, ऑप्शन डी ओम का नियम है। तो जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह ओम का नियम है, ऑप्शन डी। अभी हम ओम का नियम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, तब तक एक प्रश्न और देख लेते हैं। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ऑप्शन ए प्रतिरोध को, ऑप्शन बी केवल धारा को, ऑप्शन सी वोल्टता को, ऑप्शन डी धारा और वोल्टता दोनों को। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, धारा और वोल्टता को। ओम का नियम देख लेते हैं हम लोग। यदि ताप और आदि भौतिक राशियों को नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब कि जो विभवांतर होता है V, वो समानुपाती होता है किसके? I के, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, और
जैसे ही प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, क्या, आर इस प्रोपोर्शनल की जगह पे आया जो कांस्टेंट है। तो जो ओम्स का फॉर्मूला बना V = RI, या फिर कहते हैं I × R। ठीक है, आप लोग को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए ओम है, ऑप्शन बी ओम मीटर है, ऑप्शन सी ओम अपॉन मीटर है, ऑप्शन डी ओम मीटर स्क्वायर है। तो जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है वो है ओम मीटर, अभी हम पीछे बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन सी आयनन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं जिससे उसका क्षय ना हो, जो जंग ना लगे, इसके ऊपर हम इसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होगा? आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है आपका और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये इस तरह का प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में बहुत पूछा जाता है और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है, वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, सिर्फ इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखिए, एक प्रश्न है, फ्यूज तार किसके बनी होती हैं? ऑप्शन ए टीन और तांबे की मिश्र धातु की, ऑप्शन बी टीन और शीशे की मिश्र धातु की, ऑप्शन सी टीन और एल्युमिनियम की मिश्र धातु की, ऑप्शन डी निकेल और क्रोमियम से। तो जो फ्यूज तार बना होता है वो टीन और शीशा से बना होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी पेपर में क्या होता है कि टीन की जगह पे लिख देगा SN और शीशा की जगह लिख देगा PB, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इनके बीच में ऐसे प्लस दिखा देगा। तो जो टीन होता है वो 63% होता है और जो शीशा होता है वो 37% होता है। ये भी ग्रुप डी के पेपर में, पिछले पेपर में पूछा गया था, तो याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आप लोगों का, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ऑप्शन ए कॉपर से, ऑप्शन बी आयरन से, ऑप्शन सी लेड से, ऑप्शन डी टंगस्टन से। तो जो बिजली बल्ब का फिलामेंट होता है, तंतु होता है, वो बना होता है आप लोगों का टंगस्टन से, और टंगस्टन को हम डिनोट करते हैं W से, और जो इसका गलनांक होता है वो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस तक, 3500 डिग्री सेल्सियस तक। और जो बल्ब होती है, यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि बल्ब होता है बिजली बल्ब, उसमें क्या भरा जाता है? तो उसमें आर्गन, नाइट्रोजन भरी जाती हैं या फिर निर्वात भरी जाती हैं। ठीक है, तो क्लियर होगा आप लोगों को ये 3-4 बातें यहाँ से। तो बिजली बल्ब से यही प्रश्न बनते हैं आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऑप्शन ए विभवांतर की, ऑप्शन बी विद्युत शक्ति की, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा की, ऑप्शन डी विद्युत विभव की। तो जो किलो होता है वो 1000 जूल पर अपॉन सेकेंड के बराबर होता है, और घंटे में कितने सेकेंड होते हैं भाई? तो वो होते हैं 3600 सेकेंड। इस सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा, बचा क्या? 3600 मल्टीप्लाई बाई 1000। आप सिर्फ जीरो को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि 36 × 10⁵ जूल बचा आपका। और ये किसकी इकाई होगी? ये इकाई होगी आपकी विद्युत शक्ति की। क्लियर है? विद्युत शक्ति की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है? 36 × 10⁵ जूल के। ये भी प्रश्न आता है, आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है, शायद मैंने इंक्लूड भी किया होगा। तो देखिए अगला प्रश्न, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो जो त्वरित चालक का आविष्कार किया वो किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इसको याद रखिए तबे से, तबे, यानी कि त से त्वरित चालक, ब से बेंजामिन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न आ भी गया जो मैं पीछे बता रहा था। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है
कितना होता है? ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन बी 3.6 इंटू 10 के पावर 3 जूल, ऑप्शन सी 10 जूल, ऑप्शन डी 10 जूल। 10 के पावर 10 जूल कर दीजिएगा, ऑप्शन चेंज। तो हमने भी पीछे बताया कि 36 इंटू 10 के पावर 5 जूल, पर यहाँ पे तो कहीं है ही नहीं, तो 36 को भी कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, इसमें से भी 10 बाहर निकाल लीजिए, तो 3.6 हो जाएगा। 36 को जब 10 से डिवाइड कर देंगे 3.6 हो जाएगा। अब इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 6 जूल। आपको आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है यूपीएससी का, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगर किसी तार की लंबाई को बड़ा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो हमको पता है कि प्रतिरोध का फॉर्मूला R इज टू रो L अपॉन ए, ये रो है। तो आप खुद देखिए यार, जब L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, तो जब L की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अगर A की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? आप फॉर्मूले से करेंगे जब इन प्रश्नों को तो गलत नहीं होगा, पर जब रट्टे मार के रखेंगे तो गलत होने के चांस ज़्यादा है। अगला प्रश्न है आपका, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको पहले बता रखा हूँ कि जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें इसी तरह के प्रश्न आते हैं। हीटर में जो कॉइल होता है बना होता है किसका? नाइक्रोम का, ऑप्शन बी टंगस्टन का, ऑप्शन सी कॉपर का, ऑप्शन डी लोहा का। तो हमने बताया कि जो टंगस्टन होता है W, वो होता है विद्युत बल्ब में, और जो हीटर होता है, हीटर का जो कॉइल होता है वो बना होता है नाइक्रोम से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और जो नाइक्रोम होता है, जो यहाँ पे नाइक्रोम दिया गया है, नाइक्रोम मिक्सर है किसका? निकिल और क्रोमियम का। नाइक्रोम किसका मिश्रण है? निकिल और क्रोमियम का। याद रखिएगा, निकिल प्लस क्रोमियम। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो उसका जो वो बना होता है प्लेट, जो हीटर का प्लेट बना होता है, हीटर का प्लेट जिस पे क्रोमियम की तार बिछाई गई होती है, वो बना होता है आपका पीओपी और जिप्सम, पीओपी और जिप्सम का। क्लियर है? तो ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयोग किए जाने वाली सुरक्षा फ्यूज तार कम डैश धातु से बना होता है। जो फ्यूज वायर होता है उसमें क्या कम होता है? ऑप्शन ए प्रतिरोध कम होता है, ऑप्शन बी गलनांक कम होता है, ऑप्शन सी विशिष्ट गुरुत्व कम होता है, ऑप्शन डी कंडक्टेंस कम होता है। तो देखिए, जो फ्यूज वायर होता है उसका गलनांक कम होता है, ताकि जब भी बिजली जो है ज़्यादा हो तो आपका फ्यूज तार क्या हो? गल जाए। तो इसका गलनांक कम होता है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपका, घर के विद्युत उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए समांतर क्रम, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मुझे आप बताइएगा कमेंट करके, और कल मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट अभी और बचा है, जिसमें हम ट्रांसफार्मर और भी जो AC DC हैं उनको देखेंगे, MCQ में ही देखेंगे। तो और जो PDF की बात है उसके लिए आप हमारे करियर वे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक क्यूज चलता है डेली, जहाँ पे सारे प्रश्न क्यूज के फॉर्म में अपलोड किए जाते हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं क्वेश्चन का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, और आप लोग यहाँ जरूर जाइए।